तो लास्ट क्लास में ये कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे और इससे आगे बढ़ेंगे बेटा अपन आज। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पाइए, जिसमें से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में और आगे ही पूछे जा सकते हैं। जॉयल डीन ने डेफिनेशन दी थी बिजनेस इकोनॉमिक्स की। बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। Business economics is essentially a component of applied economics as it includes application of selective quantitative techniques such as linear programming, capital budgeting, break-even and cost analysis. इसमें से क्वेश्चन बना है जो अभी एग्जाम में, उस पर पूछा गया है कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स में हमने क्या क्या ऐड किया है, कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज किया है। तो इसमें से तीन तो इनमें से थे, जैसे कि लीनियर हो गया, रिग्रेशन हो गया, कैपिटल हो गया और एक था अदर। तो आपको ये सारे याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों की स्टडी, कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स में। तो ये आपके लिए बनेगा एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसको ये सब याद है वो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, जिसको याद नहीं है दिक्कत आ सकती है। इसे ध्यान से याद करना बेटा। अप्लाइड इकोनॉमिक्स में कौन सी टेक्निक यूज नहीं की जाती? जो की जाती है वो सामने, जो नहीं की जाती वो इसके अलावा है, उसी को टिक करना है अपन ने। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड है बेटा, एक माइक्रो और एक मैक्रो। जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से डिराइव्ड है और मैक्रो ग्रीक वर्ड
तो बेटा इंडिविजुअल जो यूनिट्स हैं उनकी स्टडी की जाती है बेटा यहां पर किसमें बेटा, माइक्रो में, और एग्रीगेट की स्टडी किसमें की जाती है बेटा, मैक्रो में। एग्रीगेट की स्टडी मैक्रो में, इंडिविजुअल की स्टडी माइक्रो में। एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक फर्म, कितनी बार, कितनी बार भाई, कितनी बार समझाने के बाद आप समझ जाओगे तो क्लास छोड़ के मैं शुरू कर दूं 100 बार, 101 बार, 501 बार, 1000 बार। अपना नुकसान करो बेटा, दूसरों का मत करो। नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, कोई तकलीफ नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। प्रॉब्लम आपको होगी, हमें नहीं, क्योंकि हमें तो एक बार और फीस मिलेगी बेटा, हमारा फायदा है बेटा, लेकिन बाकी को पढ़ने दो बेटा। इंडिविजुअल की स्टडी माइक्रो में, एग्रीगेट की स्टडी मैक्रो में। तो अगर हम एक फर्म, एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर की स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रो में, लेकिन पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई कंसर्न है तो वो मैक्रो है। तो माइक्रो में स्टडी की जाती है प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट, तो आपने मार्केट पढ़ा है, और प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डिसाइड होती है डिमांड और सप्लाई से। तो डिमांड भी माइक्रो कॉन्सेप्ट है और सप्लाई भी माइक्रो कॉन्सेप्ट है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख पा रहे, समझ पा रहे हैं क्या बेटा? चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा डिमांड सप्लाई किस में आते हैं बेटा? माइक्रो में। और उसी से क्या डिसाइड होती है बेटा? प्राइस। तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। कंज्यूमर बिहेवियर पर पढ़ा था यूटिलिटी। तो यूटिलिटी में आपने पढ़ा था डेफिनेशन में, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन की बात कर ले तो वहां पे डेफिनेशन थी, एन इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ विच गिव्स द कंज्यूमर डॉट कंज्यूमर्स विच गिव्स द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी में हमने पढ़ा था, व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स, एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो उसको सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है। तो बेटा उस केस में भी हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? माइक्रो की। इसके बाद फैक्टर प्राइसिंग। तो बेटा फैक्टर्स होते हैं 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, और इसके अगेंस्ट में उनको मिलता है रेंट, इंटरेस्ट, तो बेटा ये सभी माइक्रो में आते हैं बेटा। थ्योरी ऑफ रेंट, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, थ्योरी ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए सेक्शन। अब यहां पर हम सिर्फ एक सेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, तो माइक्रो में आएगा कि मैक्रो में आएगा बेटा? और एक फर्म की स्टडी, अब यहां पर एक इंडस्ट्री भी माइक्रो में ही आएगी बेटा, क्योंकि स्टडी का बेस चेंज होता है बेटा। स्टडी का बेस क्या होता है बेटा? चेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि फर्म और इंडस्ट्री का डिफरेंस, फर्म तो माइक्रो है लेकिन इंडस्ट्री माइक्रो कैसे हुई? तो बेटा यहां पर स्टडी का बेस चेंज होता है बेटा, स्टडी का बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर राजस्थान और जयपुर को कंपेयर किया जा रहा है तो जयपुर क्या है? माइक्रो की मैक्रो? और राजस्थान? लेकिन अगर हम इंडिया से राजस्थान को कंपेयर करें तो राजस्थान, इंडिया। थोड़ी देर पहले तक राजस्थान मैक्रो था, अब बेस चेंज हुआ तो क्या बन गया बेटा? सेम केस। अगर आप एक फर्म को इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे हैं तो एक फर्म माइक्रो है और इंडस्ट्री मैक्रो। लेकिन आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज से एक इंडस्ट्री को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि एक कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री है, उसके साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री है,
उसके साथ सोप इंडस्ट्री है, उसके साथ क्लोथ इंडस्ट्री है। अब सारी इंडस्ट्रीज से अगर आप एक इंडस्ट्री को कंपेयर करेंगे तो बड़ा इंडस्ट्री भी माइक्रो में आएगी कि मैक्रो में? सारी इंडस्ट्रीज मिलके मैक्रो, और एक इंडस्ट्री, तो एक इंडस्ट्री भी किस में आएगी बेटा? माइक्रो में, और पूरी इंडस्ट्रीज। गुड। अब चलते हैं मैक्रो में। तो मैक्रो में स्टडी की जाती है बेटा इन सब की, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। नेशनल इनकम है नेशनल, तो बेटा नेशनल आउटपुट माइक्रो है कि मैक्रो है? भाई किसी एक के प्रोडक्शन की बात तो नहीं कर रहे बेटा अपन, प्रोडक्शन किसका बेटा? पूरे देश का। और उसके बाद जनरल प्राइस लेवल, अरे किसी एक या दो चीज की प्राइस नहीं भाई, जनरल प्राइस लेवल, सभी चीजों की प्राइस का लेवल। तो बेटा ये किस में आएगा, माइक्रो में कि मैक्रो में? बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है बेटा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो पूरे देश में कितनी गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ और कितनी का इंपोर्ट, माइक्रो में आएगा कि मैक्रो में आएगा? और बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है यहां पे तो सिर्फ गुड्स थे ना बेटा, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिर्फ गुड्स का थोड़ी ना होता है बेटा, सर्विसेज का भी होता है और मनी का भी होता है, कैपिटल का भी। तो तीनों को मिलाकर टोटल कितना एक्सपोर्ट, गुड्स प्लस सर्विसेज प्लस कैपिटल, गुड्स प्लस तीनों को मिलाकर कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, किसमें आएगा बेटा? लेकिन है तो पूरे देश का। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका बेटा? बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड इंटरेस्ट रेट पे भी आ रहा है बेटा, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ, लेकिन पूरे देश का। और बैलेंस ऑफ पेमेंट गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल, पूरे देश का। इंटरेस्ट रेट में आरबीआई जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करता है तो किसी एक के लिए नहीं करता बेटा वो, जब वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट कम करता है या बढ़ाता है ना, तो पूरी इकोनॉमी के लिए कम होता है बेटा वो। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट क्या है ये मैं आपको बीसीके में पढ़ाऊंगा बेटा, वहां पर पूरा टॉपिक है आरबीआई का, डिटेल से डिस्कस करेंगे बेटा, समझो बेटा। कल परसों आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दी, तो बेटा वो रेपो रेट किसके लिए कम हुई? कौन से बैंक्स? जयपुर के, दिल्ली के, मुंबई के। तो बेटा एग्रीगेट ही तो हो गया बेटा, पूरे देश के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए ना, रेपो रेट पूरे देश की है ना, पूरे देश की रेपो कम की है बेटा, किसी स्टेट की नहीं, इसलिए माइक्रो नहीं बेटा, क्या है बेटा वो? मैक्रो। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, $1 यानी आप कह सकते हैं $1 = 80। अभी 2-3 दिनों पहले ही ये हुआ है बेटा, इसके गुड इंपैक्ट और बैड इंपैक्ट बताइए बेटा, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है ना आप लोग। अच्छी बात है कि बुरी बात है? गुड। क्या बुराई बेटा इसमें? तो करेंसी की वैल्यू कम होना बुरी बात है, ऐसा मानते हैं आप लोग? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा बेटा? अरे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है आप लोग, और बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं हमारी आपके साथ। अगर ये छोटा सा क्वेश्चन ही हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कैसे पार पड़ेगी भाई? जहां पर 4 लोग खड़े होकर डिस्कशन कर रहे हो ना, और वो डिस्कशन इकोनॉमी से रिलेटेड हो, तो आपके पास ऐसे आंसर होने चाहिए कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए, और उस लेवल तक लेके जाऊंगा मैं आप लोगों को बेटा। ये फायदा है, नुकसान नहीं है बेटा। ये अमेरिकन बोतल है बेटा, सॉरी, नहीं ये बोतल नहीं, लेकिन इंसान वाटर प्रूफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। तो ये बोतल है अमेरिकन, पहले ये $1 की थी,
कितने की थी बेटा? आज भी कितने की है? लेकिन पहले डॉलर की रेट थी $1 बराबर 75 रुपए। अब कितनी हो गई बेटा? 80। ठीक है, तो बेटा अब हमको ये बोतल जो कितने रुपए की पड़ा करती थी पहले, पहले कितने की पड़ती थी? क्योंकि $1 की है ना ये, तो पहले हमें पड़ती थी कितने रुपए की, अब कितने की पड़ रही है? तो हमारे लिए प्रोडक्ट सस्ता हो गया कि महंगा हो गया? तो क्यों मंगाएंगे? लो भाई साहब आपकी बोतल, इंपोर्ट करना बंद, इंपोर्ट कम हो गए। ये इंडियन पेन है, ₹1 का एक, ₹1 का एक। तो पहले वो जब हमें $1 देते थे ना, तो हमसे 75 पेन ले जाते थे, 75, और अब रेट हो गया $1 इक्वल्स टू 80। तो बेटा अब वो $1 देंगे तो यहां से कितने पेन ले जाएंगे? 80। हमारा प्रोडक्ट उनको सस्ता पड़ा कि महंगा? पहले तो $1 के 75 ही आ रहे थे, ₹1 मान लो उनका ₹1 में कितने आ रहे थे? 75। अब ₹1 में कितने आ रहे हैं? 80। तो हमारा प्रोडक्ट उनके लिए सस्ता हुआ कि महंगा हुआ? तो बेटा कम खरीदेंगे ज़्यादा, तो वो ज़्यादा खरीदेंगे, हमारा तो एक्सपोर्ट बढ़ गया ना, एक्सपोर्ट बढ़ गया और इम्पोर्ट क्या हो गया? कम। फायदा तो है। दूसरा फायदा, अगर हमने 1 लाख करोड़ का लोन लिया वर्ल्ड बैंक से, तो लोन तो डॉलर्स में मिलेगा। तो पहले अगर वो 1 लाख करोड़ का लोन लिया होता तो 75 लाख करोड़ मिलते अपनी करेंसी में, अब कितने मिलेंगे? ऐसा फायदा हुआ कि नुकसान? अरे बेटा तब तक वापस और वैल्यूशन हो जाएगा। करेंसी की वैल्यू हम खुद डिसाइड करते हैं बेटा, पता नहीं है आपको? आप लोगों ने 12th में इको पढ़ी है, और ये आपका क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम चलते हैं मैनेज फ्लोटिंग पर। मैनेज फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है, पढ़ाया ही नहीं था। जब आप लोग छोटे थे तो ये गेम बहुत खेला करते थे। गेम ये था कि एक लाइन खींच दी और आप कह रहे कि इसको टच किए बिना इस लाइन को छोटा कर दो, है ना? तो हम ये ले, ये भी नहीं आता क्या तेरे को? बावड़े, हो गई छोटी लाइन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो छोटी लाइन है ना, ये रुपया है और ये डॉलर। हम अपनी लाइन को टच भी नहीं करते, लेकिन अपनी करेंसी की वैल्यू को हम कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि अगर हमें वैल्यू बढ़ानी है तो हम डॉलर की लाइन छोटी कर देंगे, और डॉलर की लाइन छोटी होती है अपनी लाइन क्या हो जाएगी? बड़ी। और अपनी करेंसी की वैल्यू कम करनी है तो बड़ी लाइन खींच देंगे, यानी डॉलर की वैल्यू को बढ़ा देंगे। क्योंकि अमेरिका चलता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर, फ्लोटिंग है लेकिन फ्री फ्लोटिंग पे छोड़ रखा है उसने, फ्री फ्लोटिंग पे छोड़ रखा है उसने। फ्री फ्लोटिंग का मतलब है कि अमेरिका ने डॉलर को छोड़ रखा है पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई पर, वो इस पे कभी इंटरफेयर नहीं करता बेटा। ये वो आदमी है जो बच्चों को साइकिल सिखा रहा है और थोड़ी दूर जाके हाथ छोड़ देता है, जा बेटा रब रखा, तेरे में हिम्मत होगी तो चला लेगा, गिरेगा पड़ेगा तू जान, मेरा कोई लेना देना नहीं है ना? इंडिया थोड़ा सा अलग है, इंडिया ने फ्लोटिंग तो छोड़ रखी है, लेकिन हम वो पेरेंट्स हैं जो बच्चे के साथ साथ भाग रहे हैं, बीच बीच में हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम उसको पकड़ लेंगे, गिरने नहीं देंगे, और जैसे गिर लगता है हम उसको जाके पकड़ लेते हैं। इससे बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग, जिसे हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। मान लो हमें डॉलर की वैल्यू को, अपनी वैल्यू को कम करना है, रुपए की वैल्यू क्या करनी है? कम। डॉलर की वैल्यू बढ़ा दो। कैसे बढ़ाओगे? इंटरनेशनल मार्केट में हम डॉलर की डिमांड बढ़ा देंगे बेटा, और डॉलर की डिमांड बढ़ते ही डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और डॉलर की वैल्यू बढ़ी और अपनी कम हो गई।
अपनी करेंसी को तो नहीं छेड़ा अपन ने। साहब डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कम कर रही है, कम कर रही है, अपनी बढ़ा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई बढ़ा देंगे बेटा, डॉलर की सप्लाई बढ़ाते हैं, डॉलर की वैल्यू कम, उसकी वैल्यू कम, अपनी वैल्यू ज्यादा, लिहाजा ये पढ़ रहे हो आप? कितनी कंट्रीज है वर्ल्ड में? 31 कंट्रीज जो इस सिस्टम को अडॉप्ट कर चुके हैं। यूएस है, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, यूके। एक्सचेंज रेट इज मार्केट डिटरमाइंड विथ फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन एम्ड एट मॉडरेटिंग द रेट ऑफ चेंज। तो बेटा ये जो है इन्होंने छोड़ दिया है मार्केट डिटरमाइंड, यानी ये इंटरफेयर नहीं करते, घटे या बढ़े ये इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन इसके ऊपर हम है बेटा एनएस फ्लोटिंग वाले, यानी कि डर्टी फ्लोटिंग वाले इंडिया, जहां पर हमने छोड़ तो दिया उसको फ्री, लेकिन इंटरफेयर करने से बाज नहीं आते बेटा हम लोग। बेटा करेक्शन जब इंटर में आओगे तो करवा दूंगा, यहां से कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा बेटा, ठीक है? इंटर में आओगे ना? तो हार्ड पैक वाले 12.5% है, सॉफ्ट पैक वाले 46.4%। सॉफ्ट पैक का मतलब वही मैनेज फ्लोटिंग। ये है बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आपका ही क्वेश्चन था, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये वो मार्केट है जिसमें हम करेंसी खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं विद नो सेंट्रल ट्रेडिंग लोकेशन। कोई लोकेशन नहीं है, कोई सेट आवर्स नहीं है। यहां पर आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है जिसमें आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, और इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं ये हर कंट्री का सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट, फॉरेन एक्सचेंज डीलर, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ये सब वहां पे करेंसी खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। यहां सप्लाई बढ़ाएंगे हम, यहां बेचेंगे हम। सप्लाई बढ़ा देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, कि डॉलर आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, डिमांड है नहीं, डिमांड है नहीं, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ते वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। यहां बेचेंगे बेटा हम। जैसे क्रिप्टो का मार्केट होता है ना, कोई लोकेशन बिल्डिंग नहीं है, सब ऑनलाइन है, वैसे होता है ये मार्केट, जहां पर आप फॉरेक्स खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, और ये डिसाइड करते हैं करेंसी की वैल्यू को। ऐसे हमने डॉलर की डिमांड बढ़ा दी
तो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, तो डॉलर का एप्रिसिएशन हो गया, होम करेंसी का डेप्रिसिएशन हो गया। तो हमने बड़ी लाइन खींच दी, अपनी लाइन क्या हो गई, छोटी हो गई। अपनी लाइन को बड़ा करना है तो सप्लाई बढ़ा दी हमने डॉलर की सप्लाई बढ़ती है, डॉलर की वैल्यू क्या हो गई, कम, डॉलर की कम और अपनी ज़्यादा, बात खत्म। ये चलता है बेटा। अब आप डिवैल्यूएशन की बात कर रहे थे ना, ये वो पॉइंट है जो मैंने आपको समझाया था बेटा, पढ़िए। तो डेप्रिसिएशन करेंगे तो लोअर हो जाएगी रिलेटिव प्राइस ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, ये फायदा। इसके बाद ये फायदा, इसके बाद ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा। बेटा फायदे करीबन ये कोई 15-16 है बेटा, नुकसान तो है ही नहीं बेटा, 2-4। कुछ एक तो ही, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं बेटा। फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है। तो ये जो लोगों ने चीख पुकार मचा रखी है ना, करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया, मोदी जी क्या कर रहे हैं, करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है, तुम बढ़ा दो, जाओ जो लड़ जाओ उसको ऐसे। अरे उसका भी फायदा है। 1991 में जब हमारी इकोनॉमी डूब रही थी ना, तो हमने खुद ने 19% डिवैल्यूएशन किया था, खुद ने आगे से, ताकि एक्सपोर्ट बढ़ जाए और इंपोर्ट क्या हो जाए, कम। लेकिन समझने वाले समझ सकते हैं ना बेटा, अगर लोगों ने इकोनॉमिक्स ही पढ़ी होती तो तकलीफ कहां थी बेटा उनको। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें एक ही पीडीएफ एक टाइम पे ओपन हो सकती है, और जो वेबकॉम वाला सिस्टम होता है ना, उसमें एक साथ 10 फाइल खोल सकते हो आप। उससे एक ही ओपन होगा बेटा एक टाइम पर। थोड़ा मैक्रो में स्टडी हमने की, एक्सचेंज ऑफ करेंसी तक आ गए थे। आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, पूरी इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और कितनी क्या हो रही है बेटा, मैक्रो में आएगा बेटा। और अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट लेवल कहां पे आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कहां पे आएगी, माइक्रो में कि मैक्रो में, श्योर। नेचर ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंट मार्केट, यहां से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे पक्का, कंफर्म। सबसे पहला कंसर्न है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। कि साहब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, एक बेटा साइंस तो है लेकिन परफेक्ट साइंस नहीं है बेटा, साइंस है लेकिन परफेक्ट साइंस, क्योंकि साइंस वो होता है जिसके रूल कभी चेंज नहीं होते और वो यूनिवर्सल होते हैं बेटा। जैसे आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी तो सुना ही होगा, क्या होता है लॉ ऑफ ग्रेविटी, कोई भी चीज अगर ऊपर फेंकी जाए तो कहाँ आती है, क्योंकि लैंड के पास, गुड। अब ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है यह कहां पे अप्लाई होता है बेटा,
इंडिया में होता है क्या? इंडिया में नहीं होता, पाकिस्तान में, श्रीलंका में भी होता है। गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, अगर पहाड़ के ऊपर खड़े होकर कोई चीज फेंकेंगे तो नीचे जाएगी क्या? और अगर हम समुद्र में हैं, कोई चीज फेंके तो नीचे जाएगी क्या? ईच एंड एवरीथिंग। ऐसे दोस्त के साथ मत जाना, इनके इरादे भयानक हैं इन लोगों के। सो बेटा, अब यहां पर लॉ ऑफ ग्रेविटी साइंस का लॉ है और वो हर जगह पे अप्लाई होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के लॉ ऐसे नहीं होते, क्योंकि इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है ह्यूमन बिहेवियर की, और हमारा बिहेवियर कभी कांस्टेंट नहीं होता बेटा, 2-2 मिनट में चेंज आता है बेटा। बढ़िया मौसम में आप बाहर घूम रहे हो, आपको मजा आ रहा है, गाने वाने सुन रहे हो हेडफोन लगा के, आनंद की जिंदगी चल रही है, इतने में पास से गाड़ी निकलती है, सारे छींटे आपके ऊपर, तो सबसे पहले तो 2-3 श्लोक निकलते हैं मुंह से, अबे तेरी रिक्त स्थान की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स, और भाटा लेके पीछे दौड़ेंगे उसके। इतने में उसने गाड़ी रोकी और वो नीचे उतरा, दिखा वो तो अपने बॉस थे, सॉरी सर। नेचर चेंज। तो इकोनॉमिक्स के लॉ कभी साइंस के लॉ जैसे हो ही नहीं सकते बेटा। हमारे यहां पे लॉ है व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्राइस इंक्रीज होने पे ही खरीदते हैं, एक्सेप्शंस। प्राइस डिक्रीज होगी डिमांड इंक्रीज होगी, गलत। प्राइस डिक्रीज होते ही लोग कंज्यूम करना बंद कर देते हैं, खासकर अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका के लोगों की मेंटेलिटी ये है कि सस्ता बेच रहा है, इट मीन्स क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। और कॉम्प्रोमाइज वाली चीज हम क्यों खरीदे भाई, हमें कॉम्प्रोमाइज करने का कोई शौक नहीं है। तो बेटा इकोनॉमिक्स साइंस है, परफेक्ट साइंस नहीं है, लेकिन ये आधी आर्ट भी है बेटा। क्योंकि आर्ट क्या होती है बेटा, थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। तो वो क्या है बेटा, आर्ट। जब भी हम दुकान खोलेंगे हमें तो प्राइस कम करके देखेंगे, सेल का बोर्ड लगाएंगे, बाय 1 गेट 10, एक समोसा खरीदो 10 समोसे फ्री, एक समोसा 250 रुपए का बेटा, बस एक समोसा कितने का, 250 का, बस। T&C अप्लाई। की चेन के साथ गाड़ी फ्री, की चेन 2.5 करोड़ का, गोल्ड प्लेटेड है ना, गोल्ड लगे हुए हैं, सॉरी डायमंड्स लगे हुए हैं इसके अंदर। तो आप क्या खरीदेंगे, 2.5 करोड़ का की चेन, तो कार नैनो मिलेगी फ्री। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑप्शन ए साइंस, बी आर्ट, सी बोथ। तो आंख बंद करना, टिक कर देना बेटा बोथ। अगर साइंस के लिए पूछ ले तो आप टिक करना परफेक्ट साइंस नहीं है, साइंस है लेकिन परफेक्ट साइंस नहीं है। इसके बाद बेस्ड ऑन माइक्रो एंड इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो, दोनों ही है बेटा। आज हमारी फैक्ट्री में लेबर नहीं आई, कोई फर्क पड़ेगा क्या? प्रोडक्शन नहीं होगा। और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया तो फर्क पड़ेगा क्या? तब भी प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इफेक्ट तो माइक्रो भी करेगा। और अब एग्जाम में पूछ रहे हैं कि माइक्रो पर बेस्ड है या मैक्रो पर, तो आर्ट है कि साइंस? आर्ट साइंस दोनों, माइक्रो मैक्रो। अब इस स्टडी की जाती है मार्केट की और प्राइवेट एंटरप्राइज की। तो प्राइवेट की ही करेंगे क्योंकि प्रॉफिट के लिए प्राइवेट ही काम करता है बेटा। गवर्नमेंट सिर्फ किस लिए काम करती है? वेलफेयर के लिए। अब अगला पॉइंट, जो अगले 3 पॉइंट है, इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, दूसरा इंटरडिसिप्लिनरी, तीसरा नॉर्मेटिव। और इस तीनों को वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन बन चुके हैं और बन सकते हैं आगे भी, पूरी पॉसिबिलिटी है। प्रैग्मेटिक इन अप्रोच,
इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, इसकी जो पहली लाइन है वो पढ़ लेते हैं और पहली लाइन पढ़ के कंक्लूजन निकाल देते हैं, एग्जाम में सत्यानाश। इस पॉइंट का मीनिंग फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकंड लाइन में है। लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट, प्योरली थ्योरेटिकल एंड अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे बेस्ड है। तो वो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात थोड़ा ना कर रहा है भाई। अगले लाइन में साफ साफ लिखा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, प्रैग्मेटिक, यानी कि प्रैक्टिकल है। क्या बेटा? इट टैकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विच द फर्म फेसेस इन द रियल वर्ल्ड, और वो अजम्पशन लेके काम नहीं कर सकता। अरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हर जगह अजम्पशन थे ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड है कीपिंग अदर फैक्टर्स, तो बेटा ये अजम्पशन ही तो है। अब आपने अदर फैक्टर कांस्टेंट मान लिया, अदर फैक्टर का रियल लाइफ पे भी मान सकते हो क्या कांस्टेंट? कि हमारी हलवाई की दुकान है, समोसे बनाते हैं हम लोग, तो सब आज आलू नहीं है, कोई बात नहीं है, कीपिंग अदर फैक्टर्स। तुम तो समोसे बनाओ, कीपिंग अदर फैक्टर्स। सब समोसे बनाने वाला ही नहीं है, तो कीपिंग अदर फैक्टर्स। समोसे तो बनेंगे ही, बन जाएंगे क्या भाई साहब? अरे बन जाएंगे क्या? तो बेटा ये अजम्पशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में ले सकते हैं, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरी तरह से प्रैक्टिकल है बेटा। प्रैग्मेटिक का मतलब ही क्या है? प्रैक्टिकल, क्योंकि ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। भैया दो रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम आके, जो बिजनेसमैन है ना वो जानते हैं, रोज कोई ना कोई नई समस्या आके खड़ी हो जाती है भाई साहब। लोग सोचते हैं कि बिजनेस चलाना आसान काम है, नहीं भाई साहब, बिजनेस चलाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। जो बिजनेस चला रहे हैं आप में से वो जानते हैं बेटा, आपके पेरेंट्स जो बिजनेसमैन है, डेली कोई ना कोई एक नई प्रॉब्लम, आज लेबर नहीं आई, आज रॉ मटेरियल नहीं आया, आज गवर्नमेंट में कोई इशू हो गया, आज यहाँ इशू हो गया, आज वहाँ इशू हो गया। अरे इशू इशू है जिंदगी में। तो बेटा वहां पर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पर नहीं चलना है कि आप भी अजम्पशन ले लो, कीपिंग अदर फैक्टर्स। जैसे कि कोर्स पूरा हो चुका है क्या, तो मैं कह दूंगा हाँ बेटा कोर्स पूरा हो गया। बोले सर 6 चैप्टर तो बाकी हैं, कीपिंग अदर फैक्टर्स। तो बेटा ऐसा हम नहीं कर सकते बेटा, हम प्रैग्मेटिक है बेटा। क्या है बेटा? हम सेकंड इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। अब इसको इंटरडिसिप्लिनरी भी कहते हैं और मल्टीडिसिप्लिनरी भी कहते हैं। मतलब क्या है इसका समझ लो। अपने साथ ये बहुत सारे सब्जेक्ट लेके चलता है बेटा। ये अपने साथ लेके चलता है मैथ्स, ऑपरेशन, रिसर्च, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स, फाइनेंस। ये सारे सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूज किए जाते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है, मल्टीडिसिप्लिनरी है या इंटरडिसिप्लिनरी है, जो बहुत सारे डिसिप्लिन्स को यानी सब्जेक्ट्स को अपने साथ लेके चलता है। तो याद रखना कि कौन कौन से सब्जेक्ट है इसके साथ। क्या बेटा? सबसे पहले देन बहुत बढ़िया बेटा, और लास्ट। तो बेटा इकोनॉमिक्स में स्टडी होती है 2 मेथड से, पॉजिटिव और पॉजिटिव बताता है व्हाट इज द रियल कंडीशन, और वो बताता है व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी। जैसे मैं बोलता हूं हमारी क्लास में कैमरा लगा हुआ है, अरे हमारे लिए तो एक ही है ना, 2 तो आपके लिए हैं, 1 और 2। हाँ बेटा ये तो मेरे लिए है, इससे दूर दूर तक आपका कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए लगा हुआ है बेटा पीछे। आप मोबाइल में क्या देखते हो भी दिखाई देता है इसके अंदर। इस कैमरे से देखा जा सकता है कि आप अपने मोबाइल में क्या देख रहे हैं, और आपकी शक्ल देखने के लिए अलग कैमरा है। कौन बच्चा मोबाइल पे क्या देख रहा है? अच्छा कौन है ये? अच्छा ये यही है वो। तो बेटा ये फैक्ट है, ये जो 2 कैमरे लगे हुए हैं आपके लिए लगे हुए हैं, ये फैक्ट है बेटा। ये आपके लिए मतलब क्लास के लिए, किसी आएंगे भी है ना, खाली इसी बच्चे के लिए लगा रखा बस। क्लास में 2 AC लगे हुए हैं, दो लगे हुए ना। अरे किसी के लिए भी लिया 2 लगे हुए ना। तो क्लास में 2 AC हैं पॉजिटिव, 3 होने चाहिए।
क्योंकि यहीं पे लगा हुआ था पहले। तो ये हो गया नॉर्मेटिव, होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स वैसे तो दोनों ही हैं, पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है, लेकिन नॉर्मेटिव ज़्यादा और पॉजिटिव कम। क्या है वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या होना चाहिए। 5 साल में हमारा बिजनेस टॉप पर होना चाहिए, सेल्स बढ़नी, कॉस्ट कम होनी। तो बेटा ये नॉर्मेटिव है, क्या बेटा, नॉर्मेटिव, होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी। क्लियर है क्या बेटा? तो जितना मैंने पढ़ा दिया है इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा कल, तो कल यहां तक पढ़ के आना बेटा। हाँ बेटा, बेटा वो अपने साथ सारे सब्जेक्ट लेके चलता है बेटा, बिल्कुल, ये सारे सब्जेक्ट अपने साथ लेके चलेगा बेटा। ये इसी को कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। चले बेटा, मजे करो बेटा।